नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। एनजीटी के निर्देश के मुताबिक रेत उत्खनन का काम 15 अक्टूबर तक बंद है। रोक लगी है, लेकिन रोक के बावजूद प्रदेश में रेत माफिया धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन करके बाजार में औने पौने दाम पर बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, दबंगई एससी के निरीक्षण करने वाली टीम पर जानलेवा हमला तक करने से बाज नहीं आते। पिछले दिनों धमतरी में जिला पंचायत सदस्य की पिटाई के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ये कहा था कि रेत माफिया की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सीएम ने चेतावनी दी, इसके बावजूद धमतरी में रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। अब सवाल ये कि आखिर प्रदेश की जनता को रेत माफिया से मुक्ति कब मिलेगी? आखिर रेत माफिया के हौसले इस कदर बुलंद क्यों हैं? क्यों वो खुलेआम गुंडागर्दी करने से जरा नहीं चूकते? इस पर बात करेंगे, पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ की नदियों में रेत की खुली लूट। रेत माफिया को नहीं किसी का डर। महानदी से अरपा तक रेत माफिया का राज। जी हां, छत्तीसगढ़ की नदियों पर रेत तस्करों ने कब्जा सा कर रखा है। महानदी, अरपा, मांड या शिवनाथ नदी, इनकी कोख खाली कर रहे हैं रेत माफिया। ना तो इन्हें कानून का भय, न सजा की चिंता। दबंगई ऐसी कि सरकारी अमले पर हमला बोलने से भी बाज नहीं आते। इनकी गुंडागर्दी की एक बानगी धमतरी में सामने आई है, जहां कुरूद इलाके में निरीक्षण के लिए पहुंची जिला पंचायत की टीम के साथ मारपीट की गई। मामले की थाने में शिकायत होने के बाद प्रशासन जांच में जुट गया है। इस सूचना पर थाना कुरूद की पेट्रोलिंग पार्टी भी वहां पहुंची थी और जो प्रार्थी का आवेदन प्राप्त हुआ उसके आधार पर थाना कुरूद में अपराध पंजीबद्ध किया गया। बिल्कुल हमको सूचना जरूर दें, अगर कहीं पर अवैध गतिविधि चल रही है हमको सूचना दें, वहाँ खड़े रहें, गाड़ियों को वहाँ रोक के रखें और फिर हमारे अधिकारी जाएंगे और उनके संबंधित के खिलाफ जो है कार्रवाई किया जाएगा। इधर कोरबा के रेत घाटों पर माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं। एनजीटी के निर्देश के मुताबिक 15 जून से 15 अक्टूबर तक रेत घाटों में खनन और परिवहन प्रतिबंधित है। बावजूद इसके घाटों से रेत ढुलाई जारी है। लगातार मिल रही शिकायत के बाद जिला प्रशासन के आदेश पर खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन कर रहे 11 ट्रैक्टर और 3 हाईवा जब्त किए। इस तरीके से रूटीन कार्रवाई हमारे यहाँ चलती रहती है और हमने अवैध उत्खनन के भी प्रकरण दर्ज किए थे उस पर, और 1,85,000 रुपया स्पेसिफिक केस में हमने जुर्माना लिया है और साथ ही साथ 3 से 4 लाख रुपए जो है ना अवैध उत्खनन की उक्त अवधि में जो है ना हमने अर्थदंड जमा करवाया। केवल धमतरी और कोरबा ही नहीं, बिलासपुर के अरपा और रायगढ़ के मांड नदी में रेत खनन पर पूरी तरह से रोक है। इसके बावजूद यहाँ बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है, जिस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। प्रदेश में रेत माफिया के बढ़ते हौसले के लिए विपक्ष सीधे सीधे राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो सत्ता पक्ष का दावा है कि यहाँ कानून का राज है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। और धमतरी जिले में यह दूसरी घटना है जब एक जनप्रतिनिधि को रेत माफियाओं के माध्यम से उसे मारा जा रहा है। बहुत शर्म की बात है ये छत्तीसगढ़ सरकार में, जब एक जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता उनसे क्या उम्मीद करेगी? और सरकार के संरक्षण में ही ये रेत माफिया ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं। अवैध उत्खनन जोरों पे चल रही है, सरकार रोकने में असफल है। यदि कोई जनप्रतिनिधि रोकने जाते हैं तो उनके साथ में बर्बरता पूर्वक मारपीट की जाती है। या तो सरकार का माफियाओं के ऊपर नियंत्रण नहीं है जिन्हें खुली छूट दी हुई है, और या फिर सरकार जानबूझ करके संरक्षण दे रही है। जहां जहां भी ऐसे मामले आ रहे हैं उनके ऊपर सीधी और सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि इस प्रकार से जहां भी घटनाएं घटित हो रही हैं रेत की अवैध उत्खनन की, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई किया जाना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच सवाल ये, क्या किसी भी सरकार के वक्त ये खेल पूरी तरह नियंत्रित हो सका है? इसमें कोई शक नहीं कि खनन माफिया की इस दबंगई के पीछे कुछ सफेद पोशों का संरक्षण हमेशा रहा।
चाहे सरकार किसी की भी हो। धमतरी से सुभाष साहेब, कोरबा से धीरज दुबे के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो रेत माफिया इतने बेखौफ क्यों हैं? किसका संरक्षण हासिल है? सरकारें बदलती हैं लेकिन इनका खेल नहीं बदलता, इनकी दबंगई नहीं रुकती, इन्हें किसी का भय नहीं लगता। इस पर बातचीत करने के लिए दोनों पक्षों से दो कद्दावर नेता हमारे साथ जुड़े हैं। केदारनाथ गुप्ता जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, विपक्ष का पक्ष वो यहां पर रखेंगे, और रमेश वर्ल्यानी साहब हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सरकार के जो दावे हैं, सत्ता पक्ष का जो कहना है उस पर वो अपनी बात रखेंगे। दोनों का स्वागत है, आप दोनों को नमस्कार। रमेश वर्ल्यानी साहब, सीधे तौर पर धमतरी विधायक को अगर आप सुन पाए हो तो रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि सरकार का संरक्षण हासिल है, इस वजह से रोक नहीं लग पाती रेत के माफिया पर, अवैध खनन पर। देखिए पुनीत जी, ये तो विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना, लेकिन विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी है कि इस मामले में जमीनी हकीकत है उसका पॉजिटिव पक्ष भी बताना चाहिए। ये रेत खनन का मामला हर साल उठते रहता है, लेकिन कार्रवाई कितनी होती है? 15 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए और अभी 1.5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। जहाँ जहाँ इस ढंग से अवैध उत्खनन के मामले आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का स्पष्ट निर्देश है कि कठोर कार्रवाई की जाए। आपको पूरे प्रदेश में बताऊं, पूरे प्रदेश में 90 मामलों में FIR दर्ज की गई है अवैध उत्खनन के मामले में। 3500 ट्रक, ट्रैक्टर और हाईवा जब्त किए गए हैं माइनिंग विभाग की ओर से। तो ऐसा नहीं है कि सरकार इसमें कार्रवाई नहीं कर रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है। तो ये विपक्ष का आरोप सरासर गलत है कि सरकार का संरक्षण है या हम कार्रवाई करने में पीछे हैं। अभी विधानसभा में भी ये मामला उठा था और विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट कह दिया कि किसी भी रेत माफिया की दबंगई को नहीं चलने देंगे। जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे मामलों पर पूरी ताकत से कुचलने का काम किया जाए। वर्ल्यानी साहब, दोहरी जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि अगर ये काम संरक्षण में जारी ना होता तो इतनी दबंगई नहीं होती कि जो अधिकारी या जो टीम कार्रवाई करने रोकने गए उस पर सीधे अटैक करते। ये बात भी उतनी सही है कि ऐसा नहीं है कि केवल अभी अचानक से ये रेत माफिया सक्रिय हो गया है या अचानक से अभी कारोबार हो रहा। कारोबार पिछली सरकार के वक्त लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन अब जब आपकी सरकार है, अब जब आप सत्ता में हैं, तो आप उन पर लगाम क्यों नहीं कस पा रहे? अगर हमारी तरफ से पूरी तरह ढील नहीं है, संरक्षण हासिल नहीं है, तो फिर क्यों उनके ऊपर सख्त एक्शन नहीं हो रहा? क्यों वो इतने बेखौफ हैं? क्यों उनको कानून का डर नहीं है? देखिए पुनीत जी, कुछ समाज में जो विकृतियां होती हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके हौसले इस तरह के रहते हैं, लेकिन सरकार का ये दायित्व है कि ऐसे हौसले वालों के हौसले को तोड़ा जाए। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इन माफियाओं के को बख्शा नहीं जाएगा और कठोर कार्रवाई की जा रही है। और कार्रवाई का आपको मैंने विवरण भी दिया। देखिए 15 साल जो रमन राज था, उस समय पंचायतों के माध्यम से रेत का उत्खनन होता था, तो उसमें पंचायतों के माध्यम से संरक्षण होता था रेत खनन के माफिया लोगों को। अब हमारी सरकार ने पंचायतों से अधिकार लेकर इसका एक ऑक्शन के माध्यम से रेत खनन की व्यवस्था की है। और आपको पुनीत जी बता दूं कि जहां 15 साल का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 8 से लेकर 12 करोड़ रुपए की रॉयल्टी मिलती थी प्रदेश को, और अभी हमने जो ऑक्शन किया है उसमें हमारी रॉयल्टी बल्कि हो गई 60 करोड़ रुपया साल का, जो उसमें से हम 25% पंचायतों को विकास कार्य के लिए देंगे। तो ये ऑक्शन जो किया है हम लोगों ने बेरोजगारों को काम मिले इसलिए किया है, और बेरोजगारों को हक नहीं मार पाए, इसलिए हम चाहते हैं कि जो रेत खनन में अवैध रूप से घुस रहे हैं उन तत्वों पर कठोर कार्रवाई की जाए, और उस दिशा में सरकार प्रयासशील है। चलिए केदारनाथ गुप्ता जी, विपक्ष को क्यों लगता है कि सरकार के संरक्षण में हासिल है? क्यों जनप्रतिनिधियों को ऐसा लगता है कि इसमें सरकार का संरक्षण है, जबकि कार्रवाइयां पहले की तुलना में बढ़ाई गई हैं? मुख्यमंत्री का इस पर कड़ा नियंत्रण और निर्देश दोनों है। ये बहुत स्पष्ट है कि ये मामला बेहद संगीन है, और मामला संगीन है उसके दो कारण हैं। एक तो जब 15 जून से लेके अक्टूबर 15 तक रेत ढुलाई बंद रहती है तो इसे चालू क्यों किया गया? और रेत ट्रकों में भरती है, ट्रकों में, कोई जेब में भर के सोना चांदी हीरा मोती जैसा चोरी करके नहीं ले जा सकता उसको।
ये रास्ते में चलती है ट्रकें बड़ी बड़ी, और ये सरकार ने तो जब नाके बंद हुए थे, जांच नाके वो भी लगा दिए हैं, वो जांच नाकों को भी क्रॉस होकर निकलती है वो ट्रकें। तो ये बार बार कहना कि इतने ट्रकें जब्त हुई, 90 FIR हुए, और उसके बाद भी अगर रेत का उत्खनन हो रहा है, मतलब सरकार है कहाँ? आप जरा इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें वल्याणी साहब, कि ट्रकों में भर के निकलती है ये, और एक ट्रक नहीं, धमतरी से, कोरबा से, सुकमा से, रायपुर के अनेक जगह से, तो आखिर ये रोड में चलती है, उसके बावजूद भी आपकी सरकार इसे कहीं देख नहीं पाती, पकड़ नहीं पाती, और 90 FIR के बाद भी किसी पर किसी भी प्रकार की कोई दहशत या कानून का दबाव नहीं है, फिर दूसरे दिन पहुंच जाते हैं। अरे पहुंच जाते हैं वहां तक ठीक है, जो जनप्रतिनिधि है उनको मारते हैं। और पिछले बार तो कितने दिन तक वो जिला पंचायत के नेताजी भर्ती रहे, जिन्हें कपड़े उतार कर मारा गया था, और पुलिस भी वहां थी, उसके बाद पहुंची थी, पर फिर भी उन्हें पकड़ने के लिए कहां यूपी और बिहार तक के पुलिस को, छत्तीसगढ़ पुलिस को मेहनत करनी पड़ी थी। तो आखिर किसके संरक्षण में हो रहा है? और आखिर पुलिस को बिहार और यूपी क्यों जाना पड़ रहा है? क्या यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाती कि जिसको लेकर ये ट्रकों को रोका जाए? अरे भाई, बड़ी बड़ी ट्रकें हैं, चलती हुई रोड में दिखती हैं और भरती हैं, तो ये कोई घमेले या वल्याणी साहब उत्तर देंगे अब आपकी बात का। बड़ी बड़ी JCB से भरती है, और वो भी किसी को दिखाई नहीं पड़ रही, और हर जगह थाना है। ऐसा पुनीत जी, गुप्ता जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, तमाम तहसीलदार, गुप्ता जी ने ये माना कि जो अवैध माफिया था, जिसने धमतरी में जनप्रतिनिधियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, उसको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ की पुलिस यूपी तक गई। अरे यदि संरक्षण होता गुप्ता जी, तो हम यूपी तक पुलिस क्यों भेजते? आपकी बातों से ही सच्चाई लगती है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने उस रेत माफिया को गिरफ्तार करने के लिए यूपी तक दौड़ लगाई। और मैं बता दूं, ये अवैध खनन होता है आधी रात के बाद, और इसी आधी रात के बाद ही प्रदेश भर में कार्रवाई हुई है, और 3500 ट्रकें, हाईवा और ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। गुप्ता जी, आप 15 साल की कार्रवाई का रिकॉर्ड देख लीजिए और हमारी 1.5 साल कार्रवाई का रिकॉर्ड देख लीजिए, तो कार्रवाई तो सतत चलती रहेगी, और हमारा संकल्प है कि इनको पनपने नहीं दिया जाएगा। और यदि कार्रवाई नहीं करते, तो जहां भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के राज में हर साल 8 से 10 करोड़ रुपया रॉयल्टी मिलती थी, तो हमको 60 करोड़ रुपए रॉयल्टी कैसे मिल पाती? केदार जी, वल्याणी साहब का कहना है कि जब यूपी तक जाती है पुलिस कार्रवाई करने, तो फिर तो वो एक्टिव कहलाई, ये उनका पॉइंट है। और फिर दूसरे दिन आकर मार देते हैं, अभी फिर मार दिया। अब इसका क्या पॉइंट है वल्याणी साहब? यूपी बिहार कार्रवाई का भय क्यों नहीं? अगर कार्रवाई है तो जो भी गलत काम करेगा, कार्रवाई का भय क्यों नहीं है? आखिर किसके संरक्षण में काम हो रहा है? जो गलत काम करेगा उसके साथ कानून निपटने का काम करेगा। रेत के लिए कि चोरी करो, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत थोड़ी दी जाएगी। वल्याणी साहब, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि इन लोगों को, किस पक्ष का नहीं कह रहा हूं, किन्हीं लोगों का संरक्षण तो प्राप्त है, क्योंकि रेत कंस्ट्रक्शन के कामों में लगती है, कंस्ट्रक्शन हर स्तर पर चलता है, हर स्तर के कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए चाहे जो भी लोग हों, उन्हें जाहिर तौर पर कच्चे माल की आवश्यकता के तौर पर उसे प्राप्त करना ही होता है। कहीं ना कहीं से तो ये प्राप्त कर रहे हैं। दिन में आधी रात में, आप कह रहे हैं आधी रात के बाद कानून ना समाप्त होता है, ना चौकियां समाप्त होती हैं, ना उन पर बैठे लोग एकदम से हट जाते हैं। बड़ी बात यह कि अगर इन्हें संरक्षण प्राप्त है तो सिंडिकेट तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्या इसमें बाधा आती है? देखिए पुनीत जी, इसमें ऐसा कोई सिंडिकेट नहीं है। अलग अलग खदानों में अलग अलग गैंग इस तरह की सक्रिय हैं। उनको ये लगता है कि जब 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक रेत उत्खनन के लिए पाबंदी लग जाती है, और इस समय रेत का एक संकट भी रहता है, तो इसलिए कीमतें हर साल बढ़ती रहती हैं। तो बढ़ी कीमतों के लालच में कुछ लोग इस धंधे में लिप्त होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में लगभग 400 खदानें हैं, रेत खदानें, जिसमें से अभी मात्र चल रही हैं 195 खदानें, और 205 खदानों के लिए जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिला नहीं है। यदि सभी खदानों में काम सुचारू रूप से चल जाएगा ना,
तो ये रेत की कीमतें इतनी कम हो जाएगी कि ये रेत माफिया लालच में आते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो गुप्ता जी को मैं कहूँगा, गुप्ता जी आप केंद्र सरकार को कहिए अपनी कि कम से कम जो बाकी 195 खदानों का इन्वायरमेंट क्लियरेंस है उसको जल्दी कर दें। काहे को उसमें विलम्ब कर रहे हैं कि सभी खदानों में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो बरसात में जो कृत्रिम संकट पैदा होता है जिसके चलते ये माफिया एक्टिव होते हैं वो माफिया एक्टिव हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, केदारनाथ जी से मैं इसका उत्तर लूंगा। से ही रेत की कीमतें तय होती हैं। ठीक है केदार जी, आपसे उत्तर लूंगा। तो बेलगाम रेत माफिया पर आज चर्चा चल रही है कि क्यों बार बार एक्शन के बाद, क्यों बार बार कार्रवाई के बाद ये इतने बेखौफ हैं, आखिर इनको किनका संरक्षण प्राप्त है। केदारनाथ गुप्ता जी, खदानों की संख्या के आधार पर वल्याणी जी ने कहा कि अगर सारी खदानें खोली जाएं, क्लियरेंस मिल जाए, अगर केंद्र या एनजीटी जो इस काम को करता है अगर वो इसमें तत्परता दिखाए तो फिर मुनाफा खत्म होगा, कालाबाजारी खत्म होगी, चीजें रुक सकती। उत्तर दें। देखिए, मैं इसका 3 बिंदु में उत्तर देता हूं। पहले हमने बात की कि कहीं ना कहीं रेत माफियाओं के साथ आपराधिक लोगों का साठगांठ है और कहीं ना कहीं उनको सरकार का या अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। दूसरे में मैं 3 बिंदु में आपको जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता जब आप ये डिबेट देख रही होगी तो कह रही होगी रेत में भी ये मोदी जी को ले आए। अच्छा हुआ वल्याणी जी ने ये नहीं कहा कि रमन सिंह जी के समय 405 खदान थी, 205 मोदी जी ने काट दी, अब 195 है। कहा 195 रमन सिंह जी के भी समय थी, आज भी है। रमन सिंह जी ने 1 लाख करोड़ रुपए बजट पहुंचाया प्रदेश का, दुनिया भर के विकास काम किए, तब रेत लगती रही और सिर्फ रेत का भाव था 9 रुपया फुट, 9 रुपया फुट, 4,500 रुपया डंपर। और आज रेट का भाव है 25,000 रुपया डंपर, 5 गुना रेट का भाव बढ़ गया और खदानें वही है 195 जो डॉक्टर रमन सिंह के समय थी। तो आज ऐसा क्यों हो गया? कौन सी दूरदर्शिता के कारण आज यहाँ पर भोगना पड़ रहा है? दूसरी बात, आप किसान भाइयों को 2500 रुपए धान का पैसा दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, हम प्रशंसा करते हैं, मिलना चाहिए और उसको 4 किस्त में नहीं एक साथ देना चाहिए। वो पैसे की वसूली क्या आप ऐसे कर रहे हैं कि 9 रुपए की रेट 30 रुपया में दे रहे हैं? आखिर वो किसान घर बनाएगा तो उसका पैसा इसमें जाएगा, सिर्फ इसमें नहीं। यूरिया जो 266 रुपए का है उसकी भी कालाबाजारी हो रही है, आप 500 रुपया में दे रहे हो, 234 रुपए किसान के घर में उससे जा रहा है। तीसरी बात मैं कहूंगा बेरोजगारी की। आपने कहा कि पंचायत के अधिकार हम छीन लिए। एक तरफ आपकी सरकार कहती है कि हम गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पंचायत के अधिकार छीन के और उसकी नीलामी करती है। जो रेत पंचायत देखती थी, ये मैं 1 मिनट 5 सेकंड मुझे दीजिए, और कहीं कोई अपराध नहीं होता था, मारपीट नहीं होती थी, गाँव के लोग सामंजस्य बना के ये काम अच्छे से चल रहा था। और रोजगार की बात आपने कही, रोजगार मिलेगा, तो रोजगार तो खत्म हो रहा है। जो ठेकेदार को रेत चाहिए वो खरीद नहीं पा रहा है, काम रुके हुए हैं। मेरे छत्तीसगढ़ के जो मिस्त्री हैं, मजदूर हैं, कुली हैं, आज उनको काम नहीं मिल रहा है, नहीं तो मजदूरी मिलती। और जो विकास के कार्य वो रुके हुए हैं, तो आखिर कैसे होगा? आप कैसे कहते हैं कि ये सब कुछ ठीक चल रहा है और हम रोक रहे हैं? मैं फिर से कहूंगा, रेतें ट्रक में भर के चलती है, जेब में नहीं जाती। और ठीक है, वल्याणी साहब उत्तर दीजिए। आखिर क्या बोल रहे हैं स्पष्ट नहीं हुए, पुनीत जी सुनाई नहीं पड़ रहा है। उन्होंने ये बात कही कि इसे केंद्र वर्सेस राज्य बनाने से बेहतर होता कि क्या और किन वजहों से ये कारोबार इस तरह फल फूल रहा है उस पर आप ध्यान दें। उनके जो मूल पॉइंट्स हैं, मूल पॉइंट्स पे सीधे तौर पर कहना है कि इतनी खदानों की संख्या पिछली सरकार के वक्त भी थी, अभी भी है। उतनी ही संख्या में जब पहले निर्माण कार्य कहीं ज़्यादा होते थे, तब अगर ये समस्या इतनी विकराल नहीं थी तो आज इतनी विकराल क्यों है? संख्या को आधार बनाकर जो आपने पॉइंट रखा, ये उसका जवाब दे रहे हैं। जी 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 देखिए, इस पे केंद्र बनाम राज्य का मामला नहीं है। केंद्र की सरकार से ही क्लियरेंस मिलता है एनवायरनमेंट का, इसलिए मैंने ये बात कही, क्योंकि रेत की कीमतों का संबंध डिमांड एंड सप्लाई से होता है गुप्ता जी, इसलिए मैंने वो कहा। इस पे केंद्र सामान राज्य के यहाँ आ गया। अब रमन सिंह ने प्रयास नहीं किया, हम प्रयास कर रहे हैं कि बाकी खदानें भी खुल जाए ताकि जनता को सस्ती कीमत पर रेत मिल जाए। और आप 15 साल का रिकॉर्ड देखिए, हर साल यही समस्या रहती है। 15 साल में भी रमन राज में भी रेत माफिया था। अब मेरे से नाम मत खुलाइए कि भारतीय जनता पार्टी का किस किस नेता का संरक्षण प्राप्त था। ये शुद्ध रूप से आर्थिक मामला है, जो लालच के चक्कर में इस तरह के माफिया पनपते हैं। इस तरह के माफिया को खत्म करने का एक ही तरीका है कि सप्लाई बढ़ा दिया जाए ताकि ये प्रॉफिट का जो शेयर है खत्म हो जाए। और आपको बता दूं, कीमतें बोल रहे हैं ना, अभी कीमतें चल रही हैं 11 से 12 हज़ार रुपया 400 स्क्वायर फीट की, और
गुप्ता जी, आपके एमपी में इंदौर में 55 से 60 हजार रुपए ट्रक मिल रही है रेत, तो वहाँ कितना बड़ा माफिया होगा ये समझ लीजिए। जो ट्रक छत्तीसगढ़ में 11 से 12 हजार मिलती है, इंदौर में 55 से 60 हजार रुपया है। और मेरा दावा है कि जितने भी समीपवर्ती राज्य हैं उन राज्यों की तुलना में सबसे कम कीमत पर रेत छत्तीसगढ़ में आज बोले केदार जी, अब उत्तर दे अपना। तो इस मामले को राजनीतिक चश्मे से देखिए, जमीनी वास्तविकता से देखिए कि इंदौर में 55,000 है तो कोई छत्तीसगढ़ का आदमी वहां भाव पूछने जाएगा। छत्तीसगढ़ का आदमी ये जानता है कि 9 रुपया 30 रुपया है, 9 का 30, 3 गुना रेट ज्यादा मिल गया। ये बार बार इंदौर दिल्ली क्यों भाग जाते हैं भाई? छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको वोट दिया है, आपकी सरकार हो, आज आप 7,000 रुपया था, अभी 11,000 हुआ है। हम भले भाजपा के हैं, पर आप इंदौर क्यों पहुंच गए भाई? यहाँ 9 रुपया दी, यहाँ 30 रुपया, इसका जवाब दीजिए आप। और बारंबार ये कहना इंदौर इसलिए पहुंचा कि आपने होता था की बात कही, इसलिए बताया मैंने आपको। मैं रमेश भैया एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं जो सरकार का मैनेजमेंट है वो यहाँ पर शून्य दिखाई पड़ता है। जब 15 जून के पहले इतना स्टॉक क्यों नहीं कर लिया गया, इतने लाइसेंस क्यों इशू नहीं किए गए, ये 4 महीने तक के लोगों को रेत मिल सके? क्या रेत आवश्यक चीज नहीं है? क्या रेत के बिना काम रुक जाता? क्या ये अदूरदर्शिता नहीं है? क्या अधिकारियों ने उत्तर भी नहीं दे, वरलानी साहब उत्तर दे। मुझे बताइए क्यों व्यवस्था बना के नहीं रखी गई, और पहले क्यों व्यवस्था 4 जाती थी? कारण क्या है? अभी सामंजस्य को सप्लाई में बनाना पड़ेगा ना, उसकी जिम्मेदारी भी तो सरकार की होती है। आती है भाई, जो हम कंट्रोल कर पाए। मैंने भी अपना, मेरे को भी अपरेट की जरूरत थी तो मैंने जून के महीने में खरीद के रख ली, तब काम कर पाया। अभी मेरा भी काम बंद है। जैसे ही अक्टूबर आएगा रेत की कीमतें गिर जाएंगी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि भविष्य में रेत, जब उत्खनन का काम रुक जाता है 15 जून से 15 अक्टूबर तक, इस समय भी रेत की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की जाए, इस दिशा में भी हमारी पार्टी की सरकार प्रयासशील है। मेरी आज ही इस बारे में चर्चा हुई। चलिए, इस चर्चा का मकसद, गड़बड़ होती है इस चर्चा का मकसद केवल इतना था वरलानी साहब, देखा जाए, इस चर्चा का मकसद केवल इतना था कि इतनी संजीदगी से जिस विषय को हम बार बार उठाते हैं, इसमें 2 बातें केंद्र में है। बार बार ये पक्ष लेने का या संरक्षण देने का जो आरोप लगता है, ये तभी जा सकता है जब कार्रवाइयों का असर दिखे, जब उनमें खौफ दिखाई पड़े, जिनमें हम कहते हैं कि बेधड़क होकर ना तो वो अधिकारियों का या टीम का जो उनको रोकने जाती है, ना तो उनको डर दिखता है, ना वो उनका सम्मान करते हैं, ना उनकी बात रखते हैं, और ना ही जो नियम कायदे कानून और साफ मंशा से आप काम करना चाहते हैं उसमें सपोर्ट करते नजर आते हैं। उन पर कैसे लगाम कसें, ये देखना बहुत ज़रूरी है। आपने डिमांड सप्लाई का जो रेशो बताया, जिस प्रयास की बात की, उम्मीद करते हैं कि अगली बार किसी ऐसे घटनाक्रम पर हम बात ना करें। बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए, और वरलानी साहब के साथ केदारनाथ गुप्ता जी का भी धन्यवाद। उन्होंने भी अपने पॉइंट्स रखे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।